हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अपने आज की इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आई है मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। एंड इस एडवर्टाइजमेंट के पब्लिश होने की डेट है हमारी 14 जुलाई 2026। एंड इस एडवर्टाइजमेंट में वेरियस असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज रिलीज हुई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी यहाँ पे टू पोस्ट में कंसिडर किए जाएंगे। पहला तो रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एंड दूसरा रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2। तो इन दोनों में जो फर्क होगा वो होगा पे लेवल का। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की पोजीशन में आपको जो पे लेवल मिलेगा वो होगा पे लेवल 10 और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए मिलेगा लेवल 12। एंड इन दोनों ही पोजीशंस को मिला के जो टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 21 है, एससी कैटेगरी के लिए 3 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए अगेन 3 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 4 है एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 4 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट्स के लिए बोला है कि नेक्स्ट आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम आगे देखते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई है। और यहाँ पे इन्होंने पीडब्ल्यूबीडी के लिए मेंशन किया है कि क्या-क्या डिसेबिलिटी को वो कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरिब्रल पाल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड मस्कुलर dystrophy, autism, intellectual disability, specific learning disability, and mental illness, and multiple disability from amongst persons under clause A to D, including deaf and blindness। ठीक है। तो ये PWBD कैटेगरी में इन सारे के सारे डिसेबिलिटी को कंसिडर करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है वह 14 जुलाई फ्रॉम 9 AM एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है 24 अगस्त 2026 टिल 5:30 PM। ओके। तो इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि ये मैंडेटरी है कि ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कर देने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे। अगर आप प्रॉपर फॉर्म्स या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। ओके। तो आप ध्यान रखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे जो भी फॉर्म्स रिक्वायर्ड हो आप वो सब अपलोड कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या क्या क्वालिफिकेशन एंड क्या क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में तो यहाँ पे बी आर्क और बी प्लान होना चाहिए एंड पीजी के टाइम पे एम आर्क, एम प्लान, एम डेस एंड एमटेक की डिग्रीज होनी चाहिए। ठीक है। और रिसर्च एरिया जो स्पेसिफिक इन्होंने मांगा है वो है इंटीरियर, फर्नीचर, प्रोडक्ट, ग्राफिक, यूनिवर्सल रिटेल डिजाइन, अर्बन डिजाइन, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, बिल्ट एनवायरनमेंट, टाउन, अर्बन सिटी, रीजनल, रूरल, एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग, remote sensing, geoinformatics, construction technology and management, building engineering and management, building science service and building energy। तो अगर आप आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये रिसर्च एरियाज देख लीजिएगा। अगर आप इन रिसर्च एरियाज को बिलोंग करते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगर बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगेन बीई, बीटेक, बीएससी, बीएस होना चाहिए एंड आपके पास में एमई, एमटेक, एमएससी, एमएस होना चाहिए एंड रिसर्च एरियाज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, molecular biology and bioinformatics। Okay। And for civil engineering department, the UG degree must be BE or BTech and PG degree must be ME or MTech or MS and the area of specialization should be structural dynamics, steel structures, composite structures, air pollution। And for computer science and engineering department, the UG degree must be in BE, BTech, PG degree ME, MTech, MS, and the research area of specialization should be system and network security, artificial intelligence and machine learning, cloud computing, high performance computing, networking, software system। And for electrical engineering department, again the UG degree should be BE or BTech and MG degree should be, sorry, PG degree should be ME, MTech, MS, and the research area of specialization should be power system, power electronics and derives, electric vehicle and technologies। And for electronics and communication engineering department,
The UG degree should be BE or BTech in electronics and communication engineering, electronics communication, telecommunication engineering, electronics engineering, electronics and instrumentation engineering, electrical engineering, and again ME, MTech, MS, and respective research area of specialization should be embedded systems, low power VLSI design, microelectronics, quantum computing, control system and robotic, and drone technology. And for energy science and engineering department, BE, BTech undergraduation and PG degree should be ME, MTech, and corresponding research areas of specialization should be electric vehicle, electrical energy storage system, grid integration of renewables, energy modelings. And for humanity and social science department, UG degree can be in any of the stream, and PG degree in should be rural management, public policy and governance, rural development, public administration, and panchayati raj. And respective areas of specialization should be rural management, public policies, entrepreneurship, local governments. And for mathematics and bioinformatics and computer application department, again, UG should be BSc, BSc Honors, BSc Mathematics, BE, BTech, CSIT. And Master should be MSc and MS, MTech, ME. And corresponding area of specialization should be mathematical modeling, computational mathematics, optimization, biomathematics, numerical analysis, quantum computing, cloud computing, blockchain engineering, system design, distributed computing, software testing, and cryptography. Okay, so similarly, there are two departments left like mechanical engineering and material metallurgical engineering. So you can check your respective UG and PG degree and research area of specialization. If you belong to the same research area, then this is like very good opportunity for you to apply. Okay, so now let's see what the other information is given in this advertisement. So next, they have also mentioned that there are few departments which have no vacancies. Still, their applications are invited from the internal applicant from within MNIT, and therefore research area is not being specified here. So the departments are chemical engineering, chemistry, management studies, and physics. Okay, so only internal MNIT candidates can apply in the following departments, and there is no specific areas in which they are looking for the candidates. ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में और क्या-क्या दिया है इन्होंने, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट से डिस्कस करूँगी। अगर हम सारा का सारा एक-एक पॉइंट डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, इस वाली वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह पूछनी है तो इन्होंने यहाँ पे 2 ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई हुई है। तो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी टेक्निकल इशू है ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल तो आप इस आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो भी एप्लीकेंट्स होने चाहिए वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए या फिर ऐसे पर्सन होने चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो एज अ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कार्ड होल्डर अंडर सेक्शन 7A। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आप इस कैटेगरी में लाए करते हैं या नहीं। और इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना कि रेस्पेक्टिव पोस्ट के लिए आपके पास में रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस के लिए वेबसाइट इन्होंने दी हुई है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस वेबसाइट पे जाके अच्छे से एक-एक पॉइंट से गो थ्रू हो लें। ठीक है? और इसमें यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट यहाँ पे शेड्यूल ई के अलावा जो कि इसी एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, तो वो उनसे भी गो थ्रू हो लें। तो आप जाके चेक कर लीजिएगा जब भी आप अप्लाई करना चाहो तो उससे पहले सारे के सारे ये रूल्स पढ़ लेना। ओके, और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडी, पीएसयूज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉयड हैं तो आपको वहाँ से एनओसीबी एंड विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर भी आपको लेकर आना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है,
एंड उन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट को विदाउट वेटिंग फॉर लास्ट डेट अप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन होने के चांसेस नहीं है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो ऐसे कैंडिडेट जो अब्रॉड से अप्लाई कर रहे हैं और यूआर, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनकी जो एप्लीकेशन फीस है वो है 4,800 रुपीज। एंड इस पे 960 रुपीज की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। तो ओवरऑल जो उन्हें अमाउंट पे करना होगा वो करना होगा 5760। ओके। एंड ऐसे कैंडिडेट्स जो कि SC, ST, PWBD हैं एंड अब्रॉड से अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा, दैट इज 960। तो आपको जो टोटल अमाउंट पे करना होगा वो 960 रुपीज करना होगा। एंड कैंडिडेट्स अप्लाइंग फ्रॉम विद इन इंडिया, तो ऐसे कैंडिडेट जो इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं एंड ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फीस 1000 एंड प्रोसेसिंग चार्जेस 500। तो ओवरऑल 1500 रुपीज पे कर रहे हैं। एंड SC, ST, PWBD वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज जाएगा 500 का, तो उनके 500 रुपीज चार्ज होंगे। ठीक है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने होंगे हर पोस्ट के लिए एंड हर डिपार्टमेंट के लिए। ओके। एंड नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो डिपेंड करेगी based on the credit point score subsequently followed by presentation and interview। तो जो भी आपके क्रेडिट पॉइंट्स स्कोर होंगे आफ्टर प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू, उसी पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग डिपेंड करेगी। ठीक है। स्टेजेस एंड शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो सबसे पहले क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है क्रेडिट पॉइंट्स एज पर एनआईटी रूल्स। ठीक है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी एज पर एनआईटी आरआरएस होना चाहिए ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। एंड इन दिस इवेंट द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट द शॉर्ट लिस्टिंग विल बी डन बेस्ड ऑन द क्रेडिट पॉइंट्स। ठीक है। तो सबसे पहले आप एलिजिबल होने चाहिए, और एलिजिबल है, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, तो आपकी क्रेडिट पॉइंट की बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। एंड हर पोस्ट के लिए जो भी वैकेंसी और कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वो 1:6 टू 1:12 में ही बुलाया जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेज होगी प्रेजेंटेशन। एंड प्रेजेंटेशन होगी वो भी दो पार्ट्स में होगी, एक होगी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पहले वाले पार्ट में रिसर्च प्रेजेंटेशन होगी एंड दूसरे वाले पार्ट में फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एनी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट टू असेस टीचिंग लर्निंग। ठीक है। तो इसमें 10 मिनट्स की ओपन प्रेजेंटेशन होगी फॉर ईच पार्ट 1 एंड 2। एंड उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और जो भी असेसमेंट होगा वो कमेटी के थ्रू होगा। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिकमेंडेशन टू नेक्स्ट स्टेज शुड बी 50% फॉर अनरिजर्व्ड and 45% for OBC, NCL, EWS, and 40% for SC, ST, and 35% for PWBD. Okay. एंड नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इस स्टेज के बाद जो रेशो बुलाया जाएगा वो बुलाया जाएगा 1:4 टू 1:6। एंड सबसे लास्ट में होगा पर्सनल इंटरेक्शन एंड इंटरव्यू। एंड जो भी कैंडिडेट स्टेज 1 और स्टेज 2 को क्रॉस कर देंगे वो स्टेज 3 के लिए बुलाए जाएंगे। एंड यहाँ पे जो भी मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड होगा टू क्वालिफाई फॉर द इंक्लूजन इन फाइनल मेरिट लिस्ट, 60% मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व के लिए, 54% फॉर ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एंड 50% फॉर एससी, एसटी, एंड 45% फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। ठीक है। तो आप ये सब देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 3 स्टेज रहने वाली है, स्टेज 1, 2 एंड 3। और पहले वाले में आपकी जो भी होगी वो क्रेडिट पॉइंट्स के बेसिस पे होगी शॉर्ट लिस्टिंग। सेकंड आपका दो प्रेजेंटेशन होंगे, एक होगा रिसर्च से रिलेटेड, दूसरा होगा टीचिंग से रिलेटेड, एंड थर्ड होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है ना। तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि एकेडमिक क्रेडिट पॉइंट्स कैसे कंसिडर किए जाएंगे, तो आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि अगर एक बार ही आपका अपॉइंटमेंट होता है तो जो पहले अब साल के लिए होगा वो प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका, और 1 साल के बाद ही आपको जो है वो परमानेंट बेसिस पे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है। रिजर्वेशन इन्होंने मेंशन किया है कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा। एंड
क्लोजिंग डेट इन्होंने मेंशन की हुई है, वो हमने ऊपर ही बात कर ली थी क्लोजिंग डेट के लिए। और इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे, वो सिर्फ और सिर्फ 500 केबी के अंदर होने चाहिए। तो अगर आपको अपने जर्नल पेपर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर, बुक चैप्टर में दिक्कत होती है अपलोड करने में, तो आप सिर्फ और सिर्फ उनके फ्रंट पेजेस ही अपलोड कर दीजिएगा। एंड जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, उनको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी लेकर जानी है, 1 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्या-क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए पीएचडी होनी चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर फिर से अगेन पीएचडी होनी चाहिए एंड 1 ईयर पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन द इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट और इंडस्ट्री। तो इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे एक विद ग्रेड पे रहेगा 6000, विद ग्रेड पे 7000 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर विद ग्रेड पे 8000। उसके लिए 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में अलॉन्ग विद पीएचडी। ओके। एंड फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, पीएचडी के साथ साथ 6 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग और रिसर्च। ओके। एंड फॉर प्रोफेसर आपके पास 10 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च और टीचिंग एक्सपीरियंस। तो आप देख लीजिएगा, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें एप्लीकेशन की रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा और मैं इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू।